नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है सिद्धार्थ जराबी जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। हेलो सिद्धार्थ सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ जी, इंटरेस्टिंगली आज हमारे पास जो तीन खबरें हैं वो तीनों ही नवंबर के आंकड़ों से निकली हैं। ऑटो सेल्स के नवंबर के आंकड़े, नवंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन और नवंबर में मनरेगा का हाल। तो सिद्धार्थ जी, जब से हमने खर्चा पानी शुरू किया है, आपके साथ भी ढेर सारे एपिसोड होते हैं, तब से कई चीजें लगातार इस शो का हिस्सा लगातार बनी रहती हैं, कभी अच्छे कारणों से तो कभी बुरे कारणों से। क्रिप्टो करेंसी हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम हो गए, जीएसटी कलेक्शन और जीडीपी। लेकिन एक ऐसा कीवर्ड, एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में कोई भी अच्छी खबर सुनने को कान तरस गए हैं, और वो है ऑटो सेक्टर, जिसमें कोविड से पहले ही मंदी की मार छाई हुई थी। आप तो कवर करते ही हैं उसको। फिर कोविड की पहली और दूसरी वेव ने मजा खराब किया। अब जब सारे सेक्टर्स रिकवर होने की ओर अग्रसर हैं और ऑटो सेक्टर में भी डिमांड बढ़ी है, तो सेमीकंडक्टर की कमी के चलते सप्लाई एंड में दिक्कतें आना शुरू हो गई है। इतनी की जानकार कह रहे हैं 2022 के पहले क्वार्टर तक इसमें रिलीफ मिलने की कोई संभावना नहीं है। और सिद्धार्थ जी, यही सब रिफ्लेक्ट हो रहा है नवंबर के ऑटो सेल्स के आंकड़ों में। ऑटो सेल्स के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, ऑटो सेल्स के अच्छे दिन शायद अभी कुछ महीनों तक नहीं आएंगे। उसके पीछे जो लेटेस्ट डेटा एक स्टोरी दिखाता है, अब केवल सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस ही नहीं है, बाकी चीजें भी हैं। आप देखिए, रूरल इंडिया में डिमांड भी कम हुई क्योंकि इस बारी जो बारिशें थी, मानसून थी, उसमें डिले थी। फिर कहीं ना कहीं पे जो कोविड के बाद एकदम से उछाल आई खरीदारी में, उसके पीछे कारण ये भी था कि अब कई लोगों ने प्रेफर किया कि हम ओला उबर नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक गाड़ी और ले लेते हैं, गाड़ी से प्रयास करेंगे जाने का। हमें ये भी पता है कि सेकेंड हैंड कार्स के लिए पहला लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम से डिमांड बढ़ी थी और सेकेंड हैंड गाड़ियों के दाम भी बढ़े थे क्योंकि लोगों ने आनन फानन में गाड़ियां खरीदी, क्योंकि एक लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया है। अभी की जो ये शॉर्टेज है और जो ये सारे नंबर जो स्टोरी दर्शा रहे हैं वो यही है कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर होना, सेमीकंडक्टर्स जहां तक सवाल है, वो बहुत जरूरी है। और ये आत्मनिर्भरता एकदम से आ नहीं सकती। सेमीकंडक्टर का प्लांट रातों रात लग नहीं सकता और सेमीकंडक्टर रातों रात दुनिया भर में नहीं बन पा रहे हैं। और क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि जो डिजिटल की एक लहर आई है, पैंडेमिक के बाद भी जो एक डिजिटल लाइफस्टाइल की लहर आई है, बिजनेस करने के तरीकों में डिजिटल बहुत इस्तेमाल हुआ है। हम लोग जो डिजिटल अडॉप्शन जिसे कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति के जीवन में कामकाज और उसके निजी जीवन में कितना डिजिटल डिवाइसेस का और डिजिटल तौर तरीकों का और डिजिटल सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, वो बढ़ चुका है। तो हर चीज के पीछे सेमीकंडक्टर चिप है, बिना सेमीकंडक्टर के कोई डिजिटल डिवाइस चल नहीं सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी, जिसे हम कहेंगे मीडियम टर्म शॉर्टेज है। और ये किल्लत वैसी किल्लत बन रही है, उतनी ज्यादा नहीं तुलनात्मक दृष्टि से, बट जैसे हमारे पास तेल के कोई कुएं बहुत बड़े नहीं है, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसी प्रकार से हमारे पास सेमीकंडक्टर बनाने की कुछ है नहीं। और ये स्टोरी 40 साल 50 साल पहले शुरू हुई थी, बट दुर्भाग्यवश हम उस स्टोरी में बहुत पीछे पड़ गए, वो रेस हार गए। एक जमाने में हम अच्छे से दौड़ते थे, जैसे हमें, आपको याद होगा कि मिल्खा सिंह जी ने, और एक जमाने में हॉकी टीम बड़ा हमारा नाम ऊंचा करती थी, तो इंडिया में भी जो सेमीकंडक्टर का काम शुरू हुआ था वो हमें नाम दिला रहा था, बट बाद में हम बिल्कुल दरकिनार हो गए। तो यही स्टोरी सेमीकंडक्टर में हो रही है। मैं मानता हूं कि आपने जो 2022 के संदर्भ में कहा कि तो उसमें पहले दूसरे क्वार्टर में शायद किल्लत कम होगी, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि शायद ये कमी पूरी हो जाएगी। जी, आपने सेमीकंडक्टर वाला उदाहरण आज भी दिया था और कुछ एपिसोड्स पहले भी दिया था और मुझे अच्छी तरह से याद है। इतना बेहतरीन हम काम कर रहे थे कि हमारी ताइवान वगैरह से कंपटीशन होता था, लेकिन हम लैग कर गए, जैसे हॉकी में लैग कर गए या और चीजों में लैग कर गए। सिद्धार्थ जी, मेरा इस सेक्शन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिज्ञासा है, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े दर्शकों के लिए शेयर करना चाहूंगा। सेमीकंडक्टर की कमी से ईयर ऑन ईयर साल नवंबर में भारत की 13 फ्रंटलाइन कार कंपनियों में से 7 की सेल 11% घटकर 2,12,347 यूनिट रह गई है। ये गिरावट ऐसे समय में है जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करीब
टोटल 5 लाख यूनिट के ज्यादा ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ज्यादा है और सप्लाई कम है, जैसा कि हम कह रहे थे। मारुति सुजुकी हो, महिंद्रा की बेशक 7% सेल बढ़ी है, 19,458 गाड़ियां बिकी। दोपहिया वाहनों में भी हीरो मोटोकॉर्प की डोमेस्टिक सेल ईयर ऑन ईयर 43% घटकर 3,28,862 रह गई है। तो सिद्धार्थ जी, ऑटो सेक्टर का शॉर्ट एनालिसिस करें तो वीकनेस और थ्रेट वाले खाने में तो कई पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, पर क्या आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी वाले खाने में भी कुछ, कम से कम कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट दिखते हैं, इस एक पॉइंट के सिवा कि अब इससे बुरा क्या ही होगा? देखिए, ऑटो सेक्टर के लिए दो बड़ी बातें हैं। एक, हम ऑटो के निर्माण में काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने मारुति के आने के बाद, और मारुति के साथ जो मेन फोर्स था वो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन था जापान का, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक नया दौर लाया इंडिया में गाड़ियों के मैन्युफैक्चर में। ऐसा नहीं था कि इंडिया में गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, आखिरकार एम्बेसडर, फिएट और स्टैंडर्ड जो गाड़ी पुरानी थी वो यहीं बनती थी। बट मारुति सुजुकी ने एक नए प्रकार की, जिसे हम कह सकते हैं आम आदमी की लखटकिया जो थी, वो आम आदमी की लखटकिया जो थी वो मारुति ने इंडियन मार्केट में उतारी, और उसके चलते लोगों को ये विश्वास हुआ कि ऐसी भी गाड़ी हो सकती है जो तेल कम खींचती है, बार बार खराब नहीं होती और बैठने और ड्राइविंग के मामले में कंफर्टेबल है। तो उसके चलते जो आपने ये 1 दर्जन से अधिक जो हमारे पास कंपनीज हैं, छोटी बड़ी सब मिला के, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों को ये पता नहीं होगा कि चाइनीज कंपनीज भी 1-2 इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती हैं, जहां हर प्रकार का गुड्स चाइना बना के अपने कंट्री से एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में। हमारी नीतियों के कारण ये एक इंडस्ट्री हमारी डेवलप हो चुकी है और 3-4 जगह इंडिया में बहुत बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। गुड़गांव, पूना, उनमें से 2 बड़े जो लोगों को जिनकी जानकारी है, तमिलनाडु में भी है और भी छोटे छोटे स्थान हैं। सो हमारे ऑटो सेक्टर में हमें सबसे बड़ी बात ये माननी चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री है, यहाँ से एक्सपोर्ट होके माल बाहर जाता है। अफ्रीका, यूरोप, कई जगहों पे इंडियन मेड गाड़ियां मिलती हैं। टाटा ने तो जाके जैगवार को ही खरीद लिया, लैंड रोवर जेएलआर जिसे बोलते हैं, उसको खरीदा है। तो एक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे इंडियन आईटी इंडस्ट्री है, वैसे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें काफी प्राइड रखनी चाहिए, और इसने बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की और बहुत बड़ी संख्या में सरकार को कर दिए हैं, टैक्स दिया है, और सरकार गाड़ियों से बहुत पैसा कमाती है, जैसा कि हम जो उपभोक्ता हैं, जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको ये पता है। तो कुल मिला के हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है। अब ये जो शॉर्टेज है, अब ये शॉर्टेज ऐसी है किसी ने सोचा नहीं था, और अब सोच के जो उसको निवारण करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, हम इंपोर्ट पे फुल्ली डिपेंडेंट हैं, तो समय लगेगा। तो वो एक कठिनाई जो आजकल कई लोग, मैं जानता हूं हमारे दर्शकों में भी हो सकता है कई लोगों ने गाड़ियां खरीदी हुई हो, 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीने का उनको वेटिंग पीरियड, 4 महीने का तो वेटिंग पीरियड अब आम माना जा रहा है। हमारे कई साथियों ने न्यूज रूम में भी गाड़ी लेने का प्रयास किया, उन्हें नहीं मिल रही है। तो ये एक परेशानी है। तो अगले साल हो सकता है, अगर सब ठीक रहे, तो मैं मानता हूं कि अगली गर्मी तक शायद इसमें कुछ स्थिति सुधरने के आसार हमें दिखना शुरू। चलिए, आपने कुछ उम्मीदें बढ़ाई और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही है चीजें, ऐसा आपको सुन के लग रहा है। दूसरी खबर सिद्धार्थ जी फेस वैल्यू के हिसाब से खुश करने वाली है, और वो है जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड। नवंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन आज तक का सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन बन गया है। कुछ दिनों पहले हमने इस विषय पर बात की थी कि सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर करके अपने टारगेट को ओवर अचीव करने वाली है, और आपने उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी बताई थी। तो मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। अब पहली, क्या ये कहा जा सकता है कि जीएसटी को स्टेबल होने में बेशक समय लगा हो, लेकिन ये एक अच्छा टैक्स रिफॉर्म है या था जैसा शुरुआत में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, या फिर मंजिल अभी दूर है? ये पहली जिज्ञासा। और दूसरी इसी के साथ जोड़ लेता हूं कि अगर सरकार का खजाना भर रहा है तो अगले बजट में कई तरीके की घोषणाएं की जा सकती है। क्या हम, आप जैसे लोग भी खुश हो सकते हैं इनकम टैक्स रिबेट को लेकर और बाकी चीजों को लेकर?
देखिए, आपको सबसे पहले इसमें एक बात बता रहा हूं, जो आपने पहला सवाल पूछा उसमें जो जवाब ये है कि हम, हालांकि ये नवंबर में जो सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है, ये आंकड़ा अच्छा है, और इसका विश्लेषण करें जो स्टेटमेंट दी गई है कि ये आंकड़ा इतना क्यों आया, इसमें से सबसे बड़ी बात ये निकल के कि कायदे से हमारा जीएसटी मंथली कलेक्शन कम से कम 2 लाख करोड़ का होना चाहिए था। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपनी इकोनॉमी का साइज देखें और अगर हम उसमें कोई भी टैक्स इवेजन ना हो और हम सब सही प्रकार से टैक्स कैप्चर कर पाए और एग्जेम्पशंस कम हो, तो आप ये देखेंगे कि जीएसटी की जो नेचुरल रन रेट है वो कम से कम 2 लाख करोड़ होनी चाहिए थी। ये अनुमान भी बताते थे, इस पे रिसर्च भी हुई थी पास्ट में जीएसटी लगने से पहले, और इसके 4-5 साल 10 साल इसका परिणाम क्या होगा रेवेन्यू कलेक्शंस पे, ये भी दिखाया गया था। अब ये 2 लाख करोड़ क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे आइटम्स जीएसटी का भाग नहीं है, और हम जानते हैं उसमें से तेल एक बहुत बड़ा आइटम है। जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो स्टैंप ड्यूटी बाहर रखी गई है, आबकारी विभाग, हाँ, और जो शराब का सारा बिजनेस है वो स्टेट्स ने छोड़ा नहीं है। अगर हम आम आदमी की दृष्टि से देखें तो हमारी जेब से तो अलग अलग हेड्स पे पैसा निकल रहा है पूरा, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है पैसे लेने में। केंद्र और राज्य सरकार टैक्स पे लेके कोई रहम नहीं दिखाते हैं। जो एक कहावत है अंग्रेजी की कि टैक्स एंड डेथ, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप कभी एस्केप नहीं कर सकते हैं, वही पूरी बराबर है। और ये चाहे अंग्रेज तानाशाह हो या उससे पहले बाकी शासक हो, आक्रांता हो, इन्वेडर्स हो, जिन्होंने आदमी पे, भारत के लोगों पे खूब सारे कर लगाए, तो वो लगातार चलते आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि अगर एग्जेम्पशन ना हो, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपके शो पे कहूंगा कि बहुत लोग कहते हैं कि जी जो किसान कृषि क्षेत्र है ये इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। हम इसमें जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितने लोगों ने इसका गलत उपयोग किया, बिल्कुल, और छोटा किसान, गरीब किसान, इसको हम कर लगाएं ऐसा मेरा प्रस्ताव बिल्कुल नहीं है। परंतु बहुत सारे इस ट्रेड में ऐसे लोग हैं जो कैश के कारोबारी हैं, जो टैक्स देते ही नहीं है, और वो इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं, और बाकी तरीके भी ढूंढे जाते हैं टैक्स को अवॉइड करने के। तो अगर कुल मिला के इन बातों को सारी को समीक्षा की जाए तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इंडिया में फैक्ट नंबर 1, कम लोगों पे अधिक टैक्स का भार है। अगर हमारी जनसंख्या और जितने लोग कमा रहे हैं उन अलग अलग मापदंडों से अगर हम डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो टैक्स रेशियो है टू पॉपुलेशन या टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अलग अलग प्रकार के तकनीकी तरीके होते हैं इसको मेजर करने का, तो हमारा उन देशों में से गिना जाएगा जो कम पे हैं, जो बॉटम की तरफ हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे कंप्लायंस को लेके बड़ी समस्या है, अवॉइडेंस बहुत थी, पिछले 5-6 साल में ये कम हुई है। उसमें डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से भी ये कम की गई है, फिर भी उसमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो मिडिल क्लास है, जो बीच में फंसी हुई है, जो ना तो गरीब है ना अमीर है, ये ऐसी है मिडिल क्लास जिसको महीने की तनख्वाह से उसका गुजारा होता है। वो अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि एक अच्छा 3 बेडरूम घर उसको मिले, 2 बेडरूम घर उसको नसीब हो, स्कूटर से गाड़ी में अपग्रेड हो जाए, मोटरसाइकिल से एक 3-4 लाख 5 लाख की चौपहिया वाहन पे वो चल पाए। इस पे सबसे ज्यादा करों का इम्पैक्ट पड़ता है, और इसलिए जीएसटी भी जो है उसमें कई डिस्टॉर्शंस अभी भी हैं। जो टैक्स आइडियल जो स्ट्रक्चर है, जिसे थ्योरेटिकली आइडियल टैक्स स्ट्रक्चर कहा जाएगा, उसके कंप्लीटली विपरीत है। और राजनीतिक कारणों से भी जब से जीएसटी आया है तब से बीच बीच में राजनीतिक कारण से, एक चुनाव आ रहा है तो जो ये सोने का काम करने वाले जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड जिसे कहा जाता है उसको एग्जेम्पशन दे दीजिए, फिर कुछ होने वाला है तो उनको एग्जेम्पशन दे दिए। और भी कई ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनको इसमें एग्जेम्पशंस दिए गए। कुछ में राजनीतिक कारण से इनपुट
जो क्रेडिट मिलना था उसको बंद कर दिया गया, उसके कारण डिस्टॉर्शंस हुए। रेस्टोरेंट वाली जो एक ट्रेड है, आपको याद होगा जब जीएसटी शुरुआत हुआ तो सडनली एक ऐसा दौर आया कि जो बड़ी गाड़ियां थी, एसयूवी थी, वो उनके दाम थोड़े घट गए क्योंकि उसमें टैक्स लाइबिलिटी कम हुई। तो सरकार ने बोला नहीं नहीं, बड़ी गाड़ी सस्ती कैसे हो सकती है, उस पर कर बढ़ा दिया। तो उस टाइम लालच में आके थोड़ा बहुत किया, बट एक डिस्टॉर्शनरी हमने इंपैक्ट लाया। लोगों को हैरानी होगी कि भारत देश शायद ऐसे कुछ गिने चुने देशों में होगा, अगर अकेला देश ना है तो, जहां पे लेंथ ऑफ कार, चेसिस की लेंथ पे टैक्सेशन रूल्स डिसाइड होते हैं, जबकि मोस्ट कंट्रीज में टैक्सेशन इंजन कैपेसिटी से लिंक्ड होती है। तो खैर लंबी बात कह रहा हूं मैं, बट समीक्षा में ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी जितना गुड एंड सिंपल टैक्स हो सकता था, आज उसको गुड एंड सिंपल बनने में अभी भी कुछ स्कोप बचा हुआ है। बार बार जीएसटी काउंसिल, जिसको मैं आपके दर्शकों के द्वारा ये बात एक बार उनको फिर से समझाना चाहूंगा, आज जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा बनाई गई जो एक बॉडी है, ये सबसे बड़ी संस्था है। एक तरफ सांसद और उसके बाहर मैं कहूंगा इतना कोई बड़ा फेडरल बॉडी ही नहीं है इस देश में। यानी गृह मंत्रालय को सबसे बड़ा दफ्तर प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाद माना जाता है, रक्षा विभाग इतना बड़ा है, वित्त मंत्रालय इतना बड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना बड़ा जीएसटी काउंसिल है, जो उसके जो पावर है और जो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बना है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल को त्रुटियों को सही करके और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ना ध्यान में रखते हुए विकास कैसे हो, टैक्स की लायबिलिटी कैसे कम हो और ग्रोथ कैसे बन पाए, नौकरियां कैसे बन पाए, इसको लेके जीएसटी में जो सुधार आवश्यक हैं, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये कोविड के कारण रुकी है। मैं मानता हूं कि अब अगर कोविड समस्याएं सारी समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जब निपट जाए, पंजाब निपट जाए, बेशक उसके बाद करें, पर जीएसटी काउंसिल पे ये जिम्मेवारी है, केंद्र और राज्यों पे जिम्मेवारी जो इसके सदस्य हैं कि वो अब जीएसटी में सुधार करें। नहीं तो जो वो जीएसटी एक प्रकार से आनन फानन में जल्दी में लाया गया, उसका खमियाजा भुगतते रहना पड़ेगा। और खासकर हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को, छोटे उद्योग को, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग को भरते रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, आपने बताया जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स होना चाहिए था और क्यों नहीं हो पाया, इसके 4 बड़े कारण, छोटे मोटे कारण बताए। पहला कारण आपने ये बताया कि कई चीजें जो जीएसटी में होनी चाहिए थी वो जीएसटी में नहीं है, वो एग्जाम नहीं है, लेकिन कहीं और किसी और तरीके से उनका कलेक्शन हो रहा है। दूसरा, आपने कंप्लायंस में जो परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, कम से कम शुरुआत में, वो कारण बताया। तीसरा कारण आपने मध्यम वर्गीय और उसके खर्च की बताई, और चौथा कारण आपने राजनीतिक बताया, और भी कोई छोटे मोटे कारण बताए। एक कारण जो मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगता है, हालांकि मेरे को देखने में आ रहा था इसके अलावा, कि लोग जानबूझकर भी जीएसटी का कंप्लायंस नहीं करते हैं। मतलब मेरे सामने मैंने देखे हैं ऐसे उदाहरण कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई बुफे बुक करते हैं तो आपसे कहता है कि मैं आपको खाने में दे दूंगा क्योंकि उसमें कम होता है, या फिर आप गहने लेने जाते हैं तो बिल बना के लोगे, फर्नीचर। 3-4 उदाहरण सामने मैं अपने दोस्तों के या औरों के देखे हैं। तो इसमें क्या कमी आई है, या ये भी एक महत्वपूर्ण लगता है? सबसे बड़ा कारण तो मुझे यही लगता है अगर मैं मार्केट में जाता हूँ। सिद्धार्थ जी, देखिए, अब आपको आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय छेड़ा और मैं समय को ध्यान रखते हुए लंबा यहाँ पे भाषण तकरीर नहीं देना चाहता हूं, बट आपने मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा। टैक्स को लेके जो एक फिलॉसफी है टैक्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें ये माना जाता है, और ये समाज में समरसता और इकोनॉमिक इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक और सामाजिक इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इस प्रिंसिपल को किया जाता है कि जितना जो अधिक कमाए उस पे उतना अधिक टैक्स लगे। बिल्कुल, जो उसके इनकम की टैक्स की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष जिसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। इसीलिए विदेशों में वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जाती है। एक जमाने में वेल्थ टैक्स इंडिया में भी लगता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होना चाहिए। दूसरा होता है कि जो आप चीज उपयोग करते हैं उस पे अप्रत्यक्ष। अब फर्क समझिए, कोई बड़ा उद्योगपति है, वो जहाज से जाता है, निजी जहाज से जाता है, वो आलीशान बंगलों में रहता है, बट उसके घर में जब चाय बनती है, उसके घर में बिस्कुट आते हैं,
इंपोर्टेड आप छोड़ दीजिए, बट सामान्यतः वो उसी दुकान से आते हैं, उसी कंपनी से आते हैं जहां से एक गरीब मजदूर या एक जिसकी 15-20 हजार 30 हजार की महीने की पगार है वो भी खरीदता है। और वो गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय व्यक्ति या डेली वेज वर्कर, क्या वही टैक्स देना चाहिए जो अमीर को टैक्स देना है उसके कंजम्पशन पे? पेट्रोल मर्सिडीज में भी डलता है और पेट्रोल एक मोटरसाइकिल की टैंकी में भी डलता है, सेम पेट्रोल डलता है। क्या टैक्स रेट सेम होनी चाहिए? अगर आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हमारे सांसद बड़े बड़े लोग इतना भाषण करते हैं और अब तो भाषण के लिए भी समय नहीं रखते हैं वो सांसद में, वहां इन विषयों पे चर्चा नहीं होती है। वहां तू मैं माइक और इस सब में ही हमारा पैसा वेस्ट होता है। क्यों नहीं ये सवाल उठता है कि इनडायरेक्ट टैक्स दुनिया भर में आप कहीं भी कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, यहाँ जो विद्यार्थी होंगे टैक्सेशन के, अगर उन्होंने टैक्स के पीछे जो बेसिक रैशनल और थॉट है, फिलॉसफी ऑफ टैक्सेशन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ रिसर्च की हो तो वो देखेंगे इनकम टैक्सेस आर ग्रेडेड टैक्सेस एज पर योर इनकम, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी लो। नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल कोई गरीब और अमीर की फर्क नहीं मानता है, मिडिल क्लास और बेयरली सर्वाइविंग क्लास की कोई फर्क नहीं मानता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में अब अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा हो गए हैं और ये लगातार चल रही है प्रोसेस, और ये एक बड़ी वरीसम प्रोसेस है और मुझे नहीं पता इसका क्या नतीजा निकलेगा, कभी इसमें सुधार हो पाएगा कि नहीं, पर ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के चलते दूरगामी परिणाम जो आएंगे हमारे टैक्स स्ट्रक्चर के डिस्टॉर्शन में, ये बड़े दुखदाई हैं। और एक आखिरी बात जो मैं बार बार आपके शो पे कहता हूं, और मैंने ये सवाल LIC के चेयरमैन MR कुमार से कुछ समय पहले एक इंटरव्यू किया था इंडिया टुडे के लिए मैंने, और उसमें मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, आप देश की सबसे बड़ी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे हर साल जो मैं प्रीमियम भर रहा हूं अपनी जान माल स्वास्थ्य के हिफाजत के लिए, क्या कारण है कि उस पे मुझे बार बार सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है और इतनी हाई रेट पे देना पड़ रहा है? 18% क्यों दे रहा हूं मैं? क्या आप इसको वाजिब मानते हैं? तो मुझे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि ये हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ लीजिए, आपने 10,000 का प्रीमियम 10 साल भरा और उस पे 18% दिया, तो 10 साल बाद आपने कितना पैसा दिया जो फालतू है करों की दृष्टि। और ये लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे इतनी हाई टैक्सेशन लग रही है सर्विस टैक्स के नाते, जो 12%, 10%, 8% के आइटम थे वो सीधा 16-18 पे पहुंच गए GST के आने के बाद। तो मिडिल क्लास पे बहुत बड़ी मार लगी है। नवंबर में आंकड़ा बढ़ा हुआ है, वो फिस्कल उस दृष्टि से ठीक है, बट पैसा आपका मेरा मेहनतकश लोगों का लग रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि राज्य और केंद्र अपने खर्चे नहीं कम कर पाती हैं, सरकारें अपनी व्यवस्थाओं को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, आइटम्स जो एग्जेम्प्ट हैं उनको GST नेट में नहीं ला पा रहे हैं, शराब को वो एक टैक्सेशन का टूल मान के चलाते हैं, पेट्रोलियम और डीजल को एक टूल माना है, आम आदमी की कोई किसी को खबर नहीं। और इसमें सारी पार्टी शामिल है दर्पण जी, सबने यही किया है। मुझे 20-22 साल 23-24 साल हो गए ये सब्जेक्ट कवर करते हुए, मैं लगातार यही देखता हूं, सरकार आई गई बदली, पर ये चीज ना बदली कि तेल को, शराब को, इन चीजों को टैक्स का माध्यम माना जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर हम कंप्लायंस बढ़ाएं और लोगों को टैक्स नेट में लाएं, टैक्स की रेट्स को कम करें और डिस्टॉर्शंस खत्म करें, तो शायद व्यवस्था सुधर सकती है। आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं LIC चेयरमैन के साथ, उसके कुछ चंक्स मैंने आपके टाइमलाइन में भी देखे थे, ट्विटर की टाइमलाइन में भी देखे थे, और यूट्यूब में वो पूरा इंटरव्यू उपलब्ध है, वो हम डिस्क्रिप्शन में अपने दर्शकों के लिए लगा देंगे। काफी बातें निकल के आई, लेकिन समय कम है, चाहे वो संसद में किस तरीके से चलता है, टैक्स की पूरी बात, आप भी काफी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन समय की कमी के कारण आप रुक गए, मैं समझ सकता हूँ। फिर चाहे वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो, जिसको लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में हमेशा तनातनी रहती है। लेकिन अभी हम सीधे चलते हैं, कभी किसी दिन जरूर इनके बारे में बात करेंगे और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अभी सीधे चलते हैं और फटाफट लेते हैं मनरेगा को।
नवंबर महीने का डेटा बताता है कि यहां पर भी डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर है, जैसे ऑटो सेक्टर में था। इस महीने सिर्फ 11.66 करोड़ मानव दिवस यानी कि परसेंटेज का काम जनरेट हुआ, जबकि इसके पिछले महीने इससे करीब दुगना यानी कि 22.23 करोड़ परसेंटेज का काम इस स्कीम के अंतर्गत दिया गया था। ये ग्रामीण रोजगार से जुड़ा मनरेगा का ये आंकड़ा क्या प्रदर्शित करता है? कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये स्कीम फंड्स की कमी से जूझ रही है। सिद्धार्थ जी, देखिए, फंड्स को लेके आपको ध्यान होगा कि मनरेगा को लेके बार बार पार्लियामेंट में जब भी वित्त मंत्री से ये पूछा गया है पास्ट में, उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को लेके फंड्स की कोई कमी नहीं की जाएगी। अब जहां तक ये आंकड़ा है, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, ये दो चीजें दर्शाता है। एक ऐसी संख्या है लोगों की जिन्हें माइग्रेंट वर्कर कोविड में कहा गया, जो वापस गए और आज वापस भी आए हैं, बट उसी श्रृंखला में कुछ लोग जब वापस गए हार्वेस्ट के सीजन के टाइम पे, वो वहां रुक गए, वो शहरों में वापस नहीं आए हैं। कई ऐसी नौकरियां हैं जो शहरों में वापस नहीं मिल रही हैं ऐसे डेली वेज वर्कर को, या जो टोटली इनफॉर्मल सेक्टर हैं, जो किसी भी कवरेज के तहत नहीं है, जिनके पास कोई भी सरकारी सपोर्ट स्कीम नहीं है मनरेगा को छोड़ के, तो वो वहीं पे रुके हुए हैं और वो काम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। और जो ये थोड़ी सी गैप है, बहुत बड़ी गैप भी नहीं बट गैप है, ये जरूर है। इसको लेके अब मुझे लगता है कि यही हमें देखना पड़ेगा कि ये इकोनॉमी में बदलाव और कोविड के परिणाम और उसके चलते जो एक वापसी की एक प्रोसेस बनी, शायद उसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ एक मैटर है। हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। अब जैसे एक क्विक उदाहरण दूंगा, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का जो बैन लगा, मैं जहां रहता हूं वहीं पे काम भी कुछ चल रहा था, कुछ लेबर थे, जैसे ही ये बात आई कि 7-10 दिन का बैन है, वो गांव चले गए। जी बिल्कुल, क्योंकि शहर में रहना उनके लिए मुश्किल है, और अगर ठेकेदार उनको रोज शाम को पगार नहीं दे, तो दिल्ली जैसे शहर में खर्चे पूरे करना उनके लिए मुश्किल है। गांव में कम से कम 1-2 वक्त की रोटी मिल जाती है आराम से, तो तुरंत भागते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यही एग्जाम्पल है। हमारे जज साहिबान या बाकी तंत्र कहता है कि जी पंजाब से धुआं आ रहा है इसलिए दिल्ली में सब काम 10 दिन बंद कर दो, अब सारे स्कूल बंद करने की बात हो रही है। अब मैं इन चीजों पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं इसके कारण जो एक इम्पैक्ट आता है डाउन द लाइन, अब जो स्कूल के लिए काम कर रहा है, वहां कोई एक कर्मचारी है, इनफॉर्मल वर्कर है, स्कूल के बाहर कुछ वो सर्विस या सुविधा उपलब्ध करवाता है, उसका काम तो ठप हो जाएगा ना। तो ये एक हमारी अर्बन लेबर जो है उसकी एक ये सच्चाई है कि हमारे कई बार डिसीजन ऐसे होते हैं जो दूरगामी परिणामों को ध्यान में लेके दिए जाते हैं। बहरहाल मनरेगा को लेके ये ऐसी स्कीम है, मेरा मानना है दर्पण, कि आप इसमें जितना पैसा देंगे उतना साल में इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि गांव में अपने घर में रह के छोटा मोटा काम करके अगर जीवनी निकल जाए तो शहर की जिंदगी कौन झेलना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। गांव में रह के अगर वही काम या उससे मैं खुद भी उत्तराखंड का हूँ सिद्धार्थ जी, मैं भी चाहूंगा कि मुझे वहां पे जॉब मिले, वहां पे चीजें मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।